उस पहाड़ी में से हम देखते हैं एक साया उतरता हुआ सा आ रहा है, धीरे 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 उतरता हुआ सा आ रहा है। पहले हमें लगा कि ज्यादा ही हमने बियर पी ली है तो शायद हमें वैसे आभास हो रहा होगा, कुछ इल्यूजन हो रहा होगा। वो साया उतरता उतरते सड़क पे आता है और सड़क पे आने के लिए भी खड़ा है, बिल्कुल यूं करके खड़ा हुआ, और धीरे धीरे करके वो ऐसे लगता है कि अब धीरे धीरे करके झुक रहा है, और वो झुक जाता है वो। और जब वो थोड़ा आगे बढ़ता है तब मैं उसको देखता हूँ क्या उसका जो चेहरा था वो भेड़िए की तरह, और उसका जो ये पीठ वाला हिस्सा था, पेट वाला हिस्सा, वो एक बैल की तरह था, और उसके जो हाथ थे, दोनों हाथ थे, वो एक भालू की तरह था। और वो क्या था कह रहे मुझे नहीं पता। उन्हें सीधा एक चीख के साथ सीधा छलांग मारी। मैं तो पीछे हट गया, तो मेरा दोस्त बाइक के साथ खड़ा था, सीधा उस पर छलांग मारी और छलांग मार के सीधा उसको वहां घसीट के ले गया। सिर्फ मुझे अपने दोस्त की एक चीख सुनाई दी, सिर्फ एक चीख। Welcome to the dark. Don't look back. नमस्कार दोस्तों, मेरे पॉडकास्ट चैनल में आपका फिर से स्वागत है एक और नए हॉरर एपिसोड में। दोस्तों सुबोध जी आ चुके हैं फिर से आज एक नई अतरंगी कहानी लेकर। सुबोध जी नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया संदीप जी, आपका दिल से धन्यवाद करते हैं और आप ऑडियंस का भी दिल से धन्यवाद करते हैं जो इतना ज़्यादा प्यार दे रही है। कमेंट्स बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं और इसी तरह से आप सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि आपका यही सपोर्ट हमें बताता है कि हमें किस तरह का आपके लिए नई स्टोरीज, नए किस्से और कहानी लेके आते रहने चाहिए। बस यही सपोर्ट आपको हमेशा बना के रखना है। तो सुबोध जी, काफ़ी टाइम से लोग बोल रहे हैं कि आप कहानियों में बड़ी रिपीटिव चीज़ें लेके आ रहे हो, तो कुछ नया क्या लाए हो आप कहानी सुनाने के लिए आज, वो बताओ। बिल्कुल। और ऑडियंस कहाँ से देख रही है भाई, ये भी ज़रूर बताइए कि आप कहाँ से हमारा वीडियो देख रहे हैं। तो आज की जो किस्सा कहे, कहानी कहे या आप बीती कहे, वो आने वाला है नेपाल से। तो नेपाल से हमारे एक दोस्त आए हुए थे, तो उनको पता है कि अब इस तरह का कंटेंट बनाते ही रहते हैं, तो उनको लगा कि हम भी आपको एक कंटेंट किस्सा सुनाते हैं। तो हमने कहा बताइए, क्योंकि नेपाल के जो किस्से होते हैं ना और कहानियाँ होती है वो बहुत कम है आज के टाइम पे। अगर आप पॉडकास्ट देखेंगे तो बहुत कम मिलेंगे आपको नेपाल की कहानी और किस्से। तो हमें भी लगा कि उनका जो किस्से कहानियाँ बीती हमें सुननी चाहिए। लेकिन जब उन्होंने सुनाना शुरू किया, उससे पहले उसने कुछ हमें 4 लाइनें बोली थी। सबसे पहले उन्होंने कहा कि नेपाल में सड़क किनारे कभी ज्यादा हंसना नहीं चाहिए, अच्छा। और कभी पानी के पास ज्यादा रोना नहीं चाहिए, और कभी भी जंगल के भीतर ज्यादा जाना नहीं चाहिए, और खंडर के पास कभी ज्यादा रुकना नहीं चाहिए। इसके बाद क्या होता है, अगर आप ऐसा करोगे तो मटूली आ जाएगा। मटूली? मटूली। अब हमें भी लगा ये मटूली क्या चीज है, तो उन्होंने कहा ये नेपाल में बहुत फेमस है मटूली। अगर आप इन जगहों पे वो एक्टिविटी करते हो जिसके लिए आपको मना किया जाता है, तो फिर मटूली आता है, और जब मटूली आता है तो फिर कुछ भी नहीं बचता। सुबोध जी ऐसे ही दाम तो नहीं ले रहे आप मटूली? भाई हमारी ऑडियंस बहुत देखती है नेपाल से, बहुत ऑडियंस है नेपाल से, और कहीं ऐसा ना हो कि आप फेंक रहे हो। देखिए ऐसा होता है, मटूली स्थानीय नाम है, हर प्लेस के अलग अलग नाम होते हैं। कई जगहों पे कुछ लोग प्रेत कहते हैं, कुछ पिशाच कहते हैं, कुछ भूत कहते हैं, कुछ चुड़ैल कहते हैं, तो है वो नेगेटिव एंटिटी। इसी तरह से मटूली भी एक एंटिटी है। तो जब हमने उनसे पूछा कि ये है क्या, इसके बारे में कुछ और भी तो बताइए, तो उन्होंने हमें बताना शुरू किया कि सबसे पहले मैं आपको 4 किस्से सुनाता हूं, और 4 किस्से के बाद आपको पता लग जाएगा कि मटूली क्या है, क्या करता है और किस तरह से करता है। तो सबसे पहले उन्होंने किस्सा सुनाया अपने नाना जी का। तो उन्होंने बताया कि जो मेरे नाना जी थे वो एक होटल में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब किया करते थे, और जो होटल था हमारे घर से लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पे था, तो वो वहां से बाइक लेके जाते थे और बाइक से फिर अपने घर आया करते थे। तो एक शाम लगभग 6:30-7 बजे के आसपास जब वो बाइक से अपनी ड्यूटी के लिए जा रहे थे होटल में, तो वो क्या देखते हैं कि कोई 2 दोस्त सड़क किनारे पे खड़े होके चिल्ला चिल्ला के बातचीत कर रहे हैं, या चिल्ला चिल्ला के हंस रहे, जैसे हंसने की आवाज आती है। और जब उनके पास जाके वो क्या देखते हैं कि वो बियर पी रहे हैं और स्मोकिंग कर रहे हैं। तो जो नाना जी थे वो बोलते भी हैं उससे, कह रहे बेटा ऐसा मत करो यहाँ पर, क्योंकि शाम का वक्त होने लग गया है और आपको नहीं पता कि सड़क किनारे से चीजें नहीं करनी चाहिए यहाँ पे। अब वो उल्टा पुल्टा बोलने लग जाते हैं नाना जी को, भैया आपको क्या तकलीफ है, हम आपका थोड़ी खा रहे हैं, हम आराम से बैठे हुए हैं। तो कहता है अच्छा एक बात बताओ, तुम रुके कहाँ पे हो?
तो जिस होटल का वो नाम लेते हैं तो नाना जी उसी होटल के सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। तो वो कहते हैं कि बेटा मैं भी उसी होटल में काम करता हूँ, आ जाओ मेरे पीछे पीछे चल लो, अब ज़्यादा देर यहाँ मत रुको क्योंकि यहाँ पे जंगली जानवरों का खतरा होता है, कोई चोर भी आ सकता है, तुम्हें लूट सकता है बाहर समझ के कि तुम बाहर के बंदे हो, तो आ जाओ। वो कहते हैं भाई तू चल, हम बाद में आएंगे। नाना जी ज़्यादा कुछ कहते ही नहीं है, वो चले जाते हैं और होटल में उनकी ड्यूटी शुरू हो जाती है। लगभग रात के 10:30 की 11 बजे एक लड़का भागते हुए आ रहा बहुत तेजी से, और उसकी हालत बहुत ही ज्यादा डर वाली है, जैसे चीखता हुआ आ रहा है, चिल्लाता हुआ आ रहा है, और सीधे नाना जी के पैरों के सामने गिर जाता है। जब नाना जी करे बड़े ध्यान से देखते तो समझ जाते हैं ये तो वही लड़का है जिसको वो देखा, तो दो दोस्त थे, वो उसको उठाते हैं। तो नाना जी को होटल वालों ने थोड़ा बैक साइड पे एक छोटा सा कमरा दे रखा था रेस्ट करने के लिए। तो नाना जी उसको लेके जाते हैं, कह रहे उसके ऊपर पानी के छींटे मारते हैं। जब उसको होश आता है तो उसकी आंखें बिल्कुल चढ़ी हुई है और बिल्कुल उसके हाथ पैर कांप से रहे हैं, बिल्कुल जैसे कांपना, और उसको वो पानी पिलाते हैं। कहते हैं बेटा पानी पी। पहले वो पानी पीता है और पानी जैसे जैसे पीता जाता है अब उसका जो शरीर है थोड़ा रिलैक्स होता जा रहा है। तो अब नाना जी कह रहे पूछते हैं उससे कि बेटा तेरी हालत ऐसे कैसे हो गई, और तेरा जो दोस्त था साथ में वो कहाँ है? वो कह रहा है आपने जो कहा था ना वो सच कहा था। तो कह रहा मैंने क्या कहा था? मैं तो यही कहा था कि बेटा आप जाओ होटल में आ जाओ, आपका होटल है, अब इतनी देर रुकना नहीं होना चाहिए। कह रहा नहीं, कि जो चीज मैंने वहां पे देखी मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा कि वो चीज वो थी। और वो कह रहे आखिर में तूने देखा क्या? कह रहा मैंने ऐसा देखा कि हम दोनों हंसी हंसी मजाक में बात कर रहे थे, हम दोनों की बियर की बोतलें खत्म हो गई थी, सिगरेट की डब्बी हमने खर्च कर ली थी, अब हम सोच रहे थे कि भाई होटल चलते हैं। तो जैसे ही मेरा दोस्त बाइक स्टार्ट करता है तो बाइक स्टार्ट नहीं होती, एक बार दो बार तीन बार किक मारते हैं नहीं स्टार्ट होती। तभी हम क्या देखते हैं, क्योंकि जिस जगह पे हम खड़े हो रखे थे वो जगह आपको भी पता है कि वहां पे स्ट्रीट लाइट तो थी नहीं, उससे काफी दूरी पे स्ट्रीट लाइट थी। तो हम क्या देखते हैं, ऊपर सामने एक पहाड़ी थी, उस पहाड़ी में से हम देखते हैं एक साया उतरता हुआ सा आ रहा है, धीरे 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 उतरता हुआ सा आ रहा है। पहले हमें लगा कि ज्यादा ही हमने बियर पी ली है तो शायद हमें वैसे आभास हो रहा होगा, कुछ इल्यूजन हो रहा होगा। वो साया उतरता उतरते सड़क पे आता है, और सड़क पे आने के पहले भी खड़ा है, बिल्कुल यूं करके खड़ा वो, और धीरे धीरे करके वो ऐसे लगता है कि अब धीरे धीरे करके झुक रहा है, और वो झुक जाता है वो। और जब वो थोड़ा आगे बढ़ता है कि तब मैं उसको देखता हूं क्या चीज थी। उसका जो चेहरा था वो भेड़े की तरह था, और उसका जो ये पीठ वाला हिस्सा था, पेट वाला हिस्सा, वो एक बैल की तरह था, और उसके जो हाथ थे, ये दोनों हाथ थे, वो एक भालू की तरह थे। और वो क्या था कह रहे मुझे नहीं पता। उन्हें सीधा एक चीख के साथ सीधा छलांग मारी। मैं तो पीछे हट गया, और जो मेरा दोस्त बाइक के साथ खड़ा था सीधा उस पर छलांग मारी, और छलांग मार के सीधा उसको वहां आगे ले गया, घसीट के ले गया। सिर्फ मुझे अपने दोस्त की एक चीख सुनाई दी, सिर्फ एक चीख। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता, बस मैं भागता हुआ आ गया क्योंकि मुझे पता था यहां से आगे होटल है। तो अब नाना जी कहते हैं, पर नाना जी कहते हैं कि चल हो सकता है भेड़िए ने हमला कर दिया, कुछ ऐसी चीज रही हो, शायद नशे में बोल रहा हो, लड़ाई लड़ाई हुई हो इनके आपस में। तो उसके बाद होता क्या है, नाना जी अपने साथ एक दो दोस्तों को फोन करते हैं, उसी को लगभग 12:30 के 1 बजे टॉर्च लेके निकल पड़ते हैं कि देख के तो आए यार कोई जंगली जानवर ने हमला कर दिया हो, कुछ कर दिया हो। और जैसे ही वहां पर वो पहुंचते हैं उनको कुछ नहीं दिखाई देता, सिर्फ वहां पे एक बाइक खड़ी हो रखी है और कुछ नहीं खड़ा हो रखा। थोड़ा और वो आगे जाके देखते हैं तो उनको उनका दोस्त मिल जाता है, पर किस हालत में, उसका यहां से लेके यहां तक पेट फाड़ा गया है, जबकि किसने बिल्कुल पेट को चीर दिया उसका। और यहां पर उसकी जो आंखें, आंखें तो बिल्कुल है ही नहीं उसकी। तो वहां पर नाना जी सिर्फ एक ही बात बोलते हैं, इसको मटूली ने मारा है। बटुली ने मार दिया। बिल्कुल। तो हम उससे पूछते हैं जिससे हम बात कर रहे हैं, हम कह रहे भाई यार ऐसा भी कुछ होता है? वो कहता है मैं नाना जी हमेशा ये बताया करते थे और ऐसा होता है, कह रहे इसीलिए नेपाल में कभी भी सड़क किनारे ज्यादा चीखना चिल्लाना है, हंसना नहीं चाहिए, और हाईवे में तो खासकर, क्योंकि वहां पर कुछ भी हो सकता है। तो उसके बाद हमने कहा कि उस दोस्त का क्या हुआ, कि उसका कुछ नहीं हुआ, उसके बाद वो अपना वापस लौट गया, और उसके बाद वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ। हमने कहा अच्छी बात है। अब हमने कहा, आपने कहा था कि जो नहर होती है, नदियां होती है, वहां पे ज्यादा चिल्लाना नहीं चाहिए, ऐसा क्यों?
तो उन्होंने बताया इसका भी मैं आपको बताता हूँ। कह रहे ये किस्सा जो हुआ था, ये किस्सा में दादाजी बताया करते थे। कह रहे तो मेरे दादाजी ने एक बार बताया था कि हुआ क्या, 2 लड़कियां नदी के पास शाम को लगभग 6:30 उनकी कैंपिंग कर रखे थे। कैंपिंग होती, उन्होंने कैंप लगा रखा था अपना, और वहां पे वो बैठी हुई थी दोनों की दोनों, और आपस में बातचीतें कर रही थी। और उससे कुछ दूरी पे नदी थी, लगभग आधे किलोमीटर की दूरी पे नदी थी। जो कैंप था वो थोड़ा हाइट पे था, और जो नदी थी वो नीचे बह रही थी। तो जो मेरे के वो थे दादाजी थे, वो एक्चुअल में फॉरेस्ट में, जंगलात में नौकरी किया करते थे। तो उनका काम यही था कि भाई शाम के टाइम कोई नदी के पास ना रुके, क्योंकि नदी का बहाव कभी तेज हो जाता है बरसात में, और कई बार लोग बह भी जाते हैं। और ज्यादातर जो टूरिस्ट लोग होते हैं वो इन्हीं तरफ ज्यादा अट्रैक्शन होता है उनका। तो मेरे जो दादाजी थे वो हर बार अपनी टॉर्च पकड़ के एक राउंड पे निकलते थे देखने के लिए। तभी ना उनको किसी की चिल्लाने की आवाजें आ रही होती है, जैसे बच्चे चीख रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं। अब वो समझ तो जाते हैं कि चीखने चिल्लाने की आवाज किसी लड़कियों की आ रही है। वो भागते हुए जाते हैं, और वहां पे जाके वो क्या देखते हैं कि 2 लड़कियां, वो आपस में एक दूसरे पे ऐसे पानी फेंक रही है, एक दूसरे पे पानी फेंकती हैं। वो सामने जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि बेटा यहाँ पे ऐसे पानी मत गिरो, नदी है, बारिश का टाइम है, बहुत तेज बहाव आएगा, आपको बहा के आगे ले जाएगा, और काफी लोग यहाँ पे बहे भी हैं। और दूसरी बात, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, तो मेरी बात मानो बेटी, चले जाओ अपने कैंप पे चले जाओ, पर यहाँ में ऐसे मत करो। वो कहती है कि ना ना जा, और उसके बाद भी वो नहीं जाते। तो उनमें से एक लड़की क्या करती है, जेब में से कुछ पैसे निकालती है जो नेपाली करेंसी होती है, और वो रुपए देने की कोशिश करती है उनको। वो नहीं पकड़ते। वो कहते देखो मेरा काम था समझाना, मैं तुम्हें समझाया, इसके बाद जो तुम्हारे साथ होगा वो तुम भी नहीं जानते तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। वो फिर चीखने चिल्लाने लग जाती है, पानी फेंक के जा रही है एक दूसरे के ऊपर, उनको कुछ नहीं। लगभग उनको चले हुए करीब 20 की 25 कदम हुए होंगे, उनको एक चीख सुनाई देती है, एक बहुत तेज चीख होती है। जब वो भागते हुए जाके देखते हैं तो वो क्या देखते हैं, जो दोनों लड़कियां हैं, दोनों लड़कियों को एक भेड़े जैसे दिखने वाले ने अपने मुंह में पकड़ा हुआ है। सेम वही है कि उसका जो पीछे का शरीर है वो एक बैल की तरह है, और उसका जो मुंह है वो भेड़े की तरह है, और उसके जो हाथ है वो एक तरीके से भालू की तरह है। और ऐसे उन्हें पकड़ा हुआ है, ऐसे खड़ा हो रखा है, देख रहा है, और वो कह दादाजी की तरफ देख रहा है, और उसकी आंखें बिल्कुल लाल है, क्योंकि रात में वो अलग से चमक रही थी, जैसे कि बहुत तेज लो रोशनी जला रखी हो। और वो देखता है, और उसके बाद वो तेजी से पानी में जंप मार देता है। उसके बाद उन दोनों का क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। अब जो दादाजी है भाग के ऑफिस जाते हैं अपने, वहां से 2-3 लोगों को बुला के ले कहते हैं, जो गार्ड करते हैं कि चलो भी देख के आते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। और वहां पे जाके जब वो पहुंचते हैं और वहां पे देखते हैं, वहां कुछ भी नहीं होता। थोड़ी बहुत वहां पे जैसे कि बंदे तैराक होते हैं, वो देखते हैं नदी में जाके, उनको कुछ नहीं मिलता। वो 2 लड़कियां खत्म हो जाती है। तो दादाजी कहते हैं कि तुझे पता है कौन उठा के ले गया था उनको? मटोली उठा के ले गया था उनको। तो उसके बाद होता क्या है कि अब जब उन्होंने 2 किस्से सुनाए, तो वो हमसे क्वेश्चन पूछते हैं, क्या आपके देश में भी ऐसा कोई आपने एंटिटी देखी है? हमने कहा नहीं, हमने तो भेड़िया 1 भेड़िया 2 देखी है, कि जिसमें कि इंसान के बाद वो भेड़िया बन जाता है, और हमने इसके बारे में सुना है, पर हमने ऐसी एंटिटी के बारे में नहीं सुना कि जिसका मुंह भेड़े की तरह हो, और शरीर बिल्कुल बैल की तरह हो, और हाथ उसके भालू की तरह हो, जो इंसान की तरह भी चलता हो और फिर 4 पैरों पे भी चलता हो। ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं। तो चलिए मैं आपको तीसरा किस्सा सुनाता हूं, जो मैंने कहा था कि जंगल के ज्यादा भीतर कभी घुसना नहीं चाहिए। ऐसा क्यों कहा जाता है? तो कहते हैं कि ये किस्सा हुआ था, हमारी जो पड़ोस में चाचा जी रहते थे। जैसे हमारा गांव है, कह रहे तो नेपाल में छोटे छोटे गांव होते हैं, तो वहीं पर ही चाचा जी रहते थे। तो ये किस्सा क्या चाचा जी ने सुनाया था हमें। तो चाचा जी ने कहा था, हुआ क्या था, चाचा जी का एक लड़का और एक उनका लड़के का दोस्त, वो दोनों के दोनों जंगल में चले जाते थे। जैसे कि वहां भी भेड़ बकरियां होती चराने के लिए लोग लेके जाते हैं, तो भी उनको चराने के लिए लेके जाया करते थे। तो एक बार शाम का वक्त था, वो दोनों लौट के नहीं आए, दोनों के दोनों। अब चाचा जी को दिक्कत आ गई, तो चाचा जी कह रहे मेरे पापा के पास आए कि देखिए वो आए नहीं दोनों के दोनों, चलो देख के आते कहाँ गए किधर गए। एक तो कई बार भरोसा भी नहीं होता है इनका, किधर कभी इस गांव से दूसरे गांव चले जाते हैं दोस्तों के साथ। तो उन्होंने कहा आप इंतजार मत करिए, आ जाएंगे आराम से। तो 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए, वो दोनों के दोनों नहीं आए। तो उसके बाद चाचा जी कह रहे मेरे पिताजी दोनों के दोनों साथ गए, और वहां पे जाकर उन्होंने पूरा खोजा, पूरा ढूंढा, कुछ नहीं मिला। सिर्फ उनको मिला
तो कौन मिला? चाचा जी का कह रहे लड़का। अच्छा। और लड़का क्या था? सेम वही केस, ऊपर से लेके नीचे तक उसके पेट को फाड़ा गया था, जैसे पूरा फाड़ दिया हो, अंदर कुछ भी नहीं था उसके, और दोनों आंखें उसकी गायब थी। उसके बाद वो आगे गए तो उनको, जो उनकी भेड़ बकरियां थी, उसके सिर नहीं मिले उनको। धड़ ये तो है नीचे वाला हिस्सा, पर ऊपर वाला सिर है ही नहीं है। तो बस, तो चाचा जी तो वहीं रोने लग गए, कह रहे कि उनका लड़के की हालत देख के। अब दूसरा जो दोस्त था उसको तो पता नहीं लगा क्या हुआ। पिताजी के मुंह से, जब पिताजी घर पहुंचे तो उनके मुंह से क्या निकला? उसको ना मटूली ले गया। तो यहां पर कह रहे मुझे जब पता लगा कि मटूली, तो मैंने कहा पिताजी ये मटूली है क्या? मैंने भी उनसे पूछा, तब उन्होंने मुझे बताया था कि बेटा जंगल के ज्यादा भीतर नहीं घुसते यहाँ पे। जब जंगल के ज्यादा भीतर घुसते हैं ना, तो एक तरीके से आप मटूली को इनवाइट करते हो कि भाई आ जा, और जब वो आता है फिर कोई किसी को नहीं बचा सकता, और वो ऐसी ही हालत करता है। तो इसलिए उसको मटूली उठा के ले गया। कह रहे कि इसीलिए ज्यादा जंगल में नहीं घुसना चाहिए। तो हमने कहा फिर चौथा जो आपने बताया था कि ऐसा है, तो उन्होंने बताया कि मेरा एक टूरिस्ट दोस्त था जो टूरिस्ट गाइड का काम किया करता था। तो उसने हमें एक किस्सा बताया था। तो उसने बताया कि हुआ क्या कि मेरे पास एक बार दो लोग फॉरेन से आए, और फॉरेन से आने के बाद उन दोनों ने क्या कहा, कह रहे भाई हम दोनों दोस्त हैं, और हमें ना तू कोई ऐसी जगह पे लेके चल जहां खंडर हो, जैसे कि अंग्रेजों के टाइम के खंडर हो या किसी टाइप के खंडर हो, इस तरह के खंडर में लेके चल। तो कह रहे मैं उसको, जो गाइड होता है वो मैं लेके जाता हूं उनको एक खंडर में। उस खंडर में जब मैं उसको लेके जाता हूं, तो वो खंडर जो होता है बहुत टूटा फूटा हुआ खंडर होता है, और उस खंडर में कुछ भी नहीं होता, खाली खंडर होता है। अब मुझे, मेरा जो दोस्त होता है, जो गाइड होता है, वो सोचता है कि भाई यार इनको खंडर में करना क्या है। तब पता लगता है वो बैग से अपना कैमरा निकालते हैं, और कैमरा निकाल के वो शूटिंग करना शुरू कर देते हैं। दोनों के दोनों शूटिंग करे जा रहे हैं। तो उसके बाद जो मेरा दोस्त होता है गाइड, वो एक बात बोलता है, कहता है भाइयों मेरी हाथ जोड़ के तुमसे प्रार्थना है, अब खंडर से चलो बाहर। कहता है एक काम कर, ये पकड़ पैसा, जा। वो कहता है भाई यार बात पैसे की नहीं है, तुम्हें नहीं पता यहां खंडर में रात को लोग रुकते नहीं है। कह रहे क्यों? कह रहे बस रुकते नहीं है, तुम बात समझो मेरी, तुम जो मैं तुम्हें कहूंगा तुम्हें विश्वास नहीं होगा, तो इसलिए चल लो मेरे साथ। वो कहते हैं ना हम तो यहीं रुकेंगे, हम तो यहाँ पे ना एक मूवी बनाने आए, एक डॉक्यूमेंट्री टाइप की मूवी की, जहां पर एक खंडर होते हैं या लाल किले कुले होते हैं, वो मूवी बनाते हैं। तो हुआ क्या कि वो चला गया। अब गाइड ने कहा कि चलो यार अब ये सब्जी के तो है नहीं, ज्यादा मैं इनको बोलूंगा तो जो मेरा होटल का मालिक है वो मुझे डांटेगा कि तू अपने टूरिस्ट के साथ तू ऐसा करता है। मैं आ गया। अगली सुबह मैं होटल गया, कह रहे जो दोस्त था वो होटल गया, तो उसने उनसे पूछा कि वो जो फॉरनर आ रखे थे वो होटल आए नहीं रात को? कह रहे मुझे लगा वो तेरे साथ है। कह रहा भाई उन्होंने मुझे वापस भेज दिया था ऊपर वाले खंडर से। अब वो कह रहे मुझे डांटने लग गया होटल का मालिक, कह रहे गाइड को कि यार तू ऐसा है, तू वैसा, तू फॉरनर को वहां छोड़ के आ गया, तुझे पता नहीं है कि ऊपर क्या चीजें होती हैं, तू तो जानता है ना स्थान लोक चीजों में क्या चीजें होती रहती हैं यहाँ आसपास। वो कहता है भाई मैंने उनको बहुत समझाया, और उन्होंने मुझे पैसा दिया और मुझे वापिस भेज दिया। इसके कुछ समय के बाद क्या होता है यहाँ पर, अब गाइड कहता है कि चलो ढूंढने तो चलते हैं। तो जो होटल का मालिक होता है वो अपने साथ 5 लोगों को लेके, क्या जो मेरा दोस्त गाइड था उसको लेके, हम सब चल पड़ते हैं ढूंढने के लिए। अब हम पहुंच गए खंडर के पास। अब हम खंडर के पास जब पहुंचते हैं, आवाज लगाते हैं, पर कोई जवाब नहीं आता। फिर थोड़ा और आगे जाते हैं तो खंडर में टूटा हुआ सा कमरा था, और कमरे के ऊपर ऐसे टूटी हुई खिड़की सी थी, जैसे आधा खिड़की थी। अब हम क्या देखते हैं, उस खिड़की पे एक बॉडी लटक रही है। अच्छा। और जब कह रहे गाइड जो होते हैं, मैं जाता हूं, जब मैं दोस्त वहां जाता है, और जब वो उसका सिर यूं उठाता है तो वो डर के बेहोश हो जाता है। उसकी चिल्लाहट से जब मालिक मुलिक सब आते हैं, जब देखते हैं, तो फिर कह रहे वो जो दोस्त गाइड था उसने बताया जब मैं बेहोश हो गया तो मेरी जो आंखें खुली वो होटल में खुली। तो फिर मैंने देखा कि सब लोग खड़े हो रखे हैं। उन्होंने कहा कि क्या हो गया? मैंने कहा कि उनके साथ क्या हुआ? कह रहा मैंने अजीब सा नजारा देखा। कह रहे भाई नजारा तो हमने भी देखा, पर उन दोनों के साथ हुआ क्या यार? उसको तो बिल्कुल पेट को चीरा गया था और दोनों आंखें गायब थी उसकी, आखिर में हुआ क्या? कह रहे पता नहीं। तो उसी वक्त कह रहे जो दोस्त था वो अपने घर गया और उसने ये बात अपने पिताजी को बताई। कह रहे पापा पापा आपको पता है ना वहाँ 2 फॉरनर आ रखे थे, मैं कहता था कि वो मेरे को घुमाने लेके जाता हूँ मैं उनको, वो मुझे अच्छा खासा टिप देते हैं।
कह रहे उनके एक तो मिल गई, एक ही बॉडी तो मिल गई, पर दूसरे की बॉडी नहीं मिली। कह रहे तो उन्होंने क्या हुआ था कि उसका बीच में पेट में चीरा था, बिल्कुल अंदर के जो अंग थे वो बिल्कुल गायब ही लग रहे थे, और दोनों आंखें उसकी बिल्कुल गायब थी। क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे नहीं पता। तो पिताजी कहते हैं कि उसको मटूली ने मारा है। भाई चल क्या रहा है सुबोध जी? मटूली तब से, मटूली हर किसी को मारे जा रहा है, पर मटूली है कौन? ही मटूली? बिल्कुल। तो ये माना जाता है, उन्होंने कहा कि जो नेपाल की लोक कथाएं हैं या लोक मान्यताएं हैं, उनका मानना ये है कि मटूली एक तरीके से आदमखोर राक्षस था, पहले अच्छा। राक्षस था। तो उसने इतना ज्यादा हड़कंप मचा दिया कि जैसे वहां पे भी लोग होते थे, पूजा पाठ किया करते थे, तो जहां पर भी कोई शाम के टाइम मंदिर से बाहर निकल रहा है, वो राक्षस क्या करता था, वो उसको पकड़ता था, मारता था और उसको खा जाता था। इस तरह से उसने कोहराम मचा दिया था। इस कारण से जो आसपास के वहां साधु लोग रहते थे, उन्होंने आपस में सोचा कि क्या किया जाए इसका, ये पकड़ में भी नहीं आता, और उसकी शक्तियां इतनी ज्यादा भयानक हो चुकी थी कि कोई उसके आगे टिक भी नहीं पाता था। बहुत से लोगों ने यह सोचा कि इसको बांधा जाए। आप उसको बांधोगे कहां, उसका कोई बंधन ही नहीं था। यह माना जाता था कि वो जो राक्षस है वो देवता और दैत्य दोनों के बीच में आता है, इसीलिए वो खतरनाक यहां पे राक्षस माना जाता है। उसके बाद कह रहे वहां पर एक साधु आए थे, एक बाबा आए थे जो हिमालय से आए थे स्पेशल, और उन बाबा ने स्पेशल आके क्या कहा, उन्होंने एक बात ये कही कि मैं देखता हूं ये राक्षस करता क्या है। उसके बाद वो गए उसके पास, और वो जो बाबा आए थे उनके पास भगवान शिव का वरदान था एक तरीके से। अच्छा। जैसे कि पशुपतिनाथ का बहुत मंदिर है वहां पे काठमांडू में, जो मंदिर माना जाता है, उसी तरीके से उसमें भगवान शिव का आशीर्वाद एक तरह वरदान था। तो उन्होंने कहा मैं देखता हूं करता क्या है। तो कहते हैं कि जिस गुफा में वो राक्षस रहता था, उस गुफा में वो साधु गए, और उस साधु के बीच और राक्षस के बीच कम से कम 3 दिन तक लड़ाई होती रही, और गुफा के अंदर ही हो रही है। सिर्फ जो गुफा के बाहर लोग क्या सुन रहे हैं, चीखे सुन रहे हैं, चिल्लाहट सुन रहे हैं, और राक्षस इतना तेज चिल्ला रहा है कि आसपास भूकंप सा आ रहा है, जैसे पहाड़ कांपते ऐसे कांप रहा है। उसके कुछ समय के बाद क्या होता है, जो ऋषि होते हैं वो बाहर आते हैं, और बाहर आने के बाद वो लोगों बोलते हैं ये पत्थर लगा दो। लोग पत्थर लगा देते हैं। उसके बाद वो कुछ अपना मंत्रते हैं, उसके ऊपर एक धागा बांधते हैं, एक सिंदूर का तिलक लगा देते हैं, और कहते हैं कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो जाए, इस पत्थर को कभी मत हटाना। मैंने सिर्फ उसको बांधा है और उसको मार कोई नहीं सकता, और अब अगर वो आएगा तो अपने साथ कुछ ना कुछ श्राप या शापित भी करता हुआ जाएगा, क्योंकि अब उसका जो रूप है वो बदल जाएगा। तो इसके बाद वो जो साधु थे वो चले गए ये बात कहकर। तो इस तरीके से सिर्फ लोग उसको देखते थे उस पत्थर को, और माना ये जाता था, जो लोक कथाएं कहते हैं, लोग मान्यताएं वहां कहते हैं, कि उसके गुफा के अंदर से आवाजें आती थी, गुर्राने की आवाजें, चीखने की आवाजें। और कई बार तो ऐसा भी होता था कि भूकंप सा आता था, ऐसे कांपती थी, जैसे कोई लोग जाते थे, पास से जाते थे, तो लोगों ने उस तरफ जाना ही बंद कर दिया था। पर उसके बाद क्या हुआ, कुछ बाहर से लोग आए जिन्होंने कहा कि भैया हमें ना अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करनी है। जैसे कि आज के टाइम पे आप देख ही रहे हो, हमारे देश में भी कंस्ट्रक्शन चल रही है, पेड़ काटे जा रहे हैं, तो कह रहे हमें कंस्ट्रक्शन करनी है। तो उन्होंने क्या किया, वो जो एरिया था, एक बीच में पहाड़ थी, चट्टान थी, अब उसमें ना जंगल उग गया था, काफी समय बीत चुका था, लगभग 1.5-2 साल का वक्त गुजर चुका था, जंगल उग गया था। उन्होंने क्या किया, बुलडोजर लेके उसको हटाने लग गए, हटाने लग गए, हटाने लग गए। और उन्होंने हटाया कि नहीं हटाया कर इसका हमें नहीं पता, बस हम कह रहे ये सुनते हैं कि उसमें 18 की 20 लोग थे, उनका नहीं पता लगा वो कहां गायब हो गए। उसके बाद वो क्रेनें वहीं थी, मशीनें वहीं थी, सामान वही था, वो गए कहां, कहां गए किसी को नहीं पता लगा। बस ये पता लगा कि जिस जगह पे उन्होंने वो काम किया था वहां पे मटूली को कैद किया गया था। अच्छा। और वही मटूली अब आजाद हो चुका है। वो कभी ऐसा अटैक नहीं करता। जो ये 4 जगहें जो आपको बताई थी, वो उन्हीं 4 जगहों पे जब कोई ज्यादा कर देता है फिर वो अटैक करता है। तो ये है मटूली, जिसे कि नेपाल की लोक कथाओं में या लोक मान्यताओं में बहुत ज्यादा माना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, आज की कहानी काफ़ी लंबी हो चुकी है सुबोध जी, है ना? और काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी थी, काफ़ी ट्विस्ट थे कहानी में। मटूली कैसे मतलब 4 जगहों पे नहीं जाना है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और आपने ये वीडियो कहाँ से देखी है वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, और साथ के साथ
तो दोस्तों ये है सुबोध जी की किताब चमत्कारी माँ दीवा। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो पढ़ सकते हैं, काफ़ी प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है ऑनलाइन। और दोस्तों मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि हम लोग मतलब सुबोध जी और मैं बेसिकली माँ दीबा, जो चमत्कारी माँ दीबा है, उनके मंदिर के लिए हम वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का कुछ काम चला रहे हैं और मंदिर बनने जा रहा है बहुत भव्य। उसके लिए मैं आप लोगों को फिर से यही कहना चाहूँगा कि जो जो लोग श्रद्धापूर्वक अपना मतलब दान करना चाहते हैं कुछ भी, वो आपको स्कैनर लगा देता हूँ, वो दे सकते हैं दानी सज्जन लोग, ठीक है। बाकी माँ दीबा का आशीर्वाद सब पे बना रहे। सुबोध जी कुछ कहना चाहेंगे? तो जो ये आप चमत्कारी माँ दीवा की आशीर्वाद को देख रहे हैं, आशीर्वाद है, और हमारे पास ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आए हुए हैं जिसमें बताया हुआ है कि उनको माँ दीवा ने चमत्कार किया, क्योंकि पहाड़ों की ये तत् कलयुग की ये देवी है, जागृत देवी है। अगर एक बार आप इस आशीर्वाद को पढ़ते हैं और इस आशीर्वाद में जो लिखा गया उसको सही तरीके से आप अपने जीवन में उतारेंगे, तो देखना आपके साथ भी चमत्कार होगा। और ये जो आप दान करेंगे ना, ये दान एक्चुअल में माँ दीबा के पास जो जाएगा, वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में एक नया उत्थान, एक आपके जीवन में एक नई उन्नति लेकर आएगा, और आपको पहले ही दिन से माँ दीबा के चमत्कार देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों आप डोनेट कर सकते हैं, क्यूआर स्क्रीन पे लगा हुआ है, ठीक है। तो जो भी डोनेशन रहेगी आपकी, वो आप लोगों के सामने भी होगी। और लास्ट टाइम भी काफ़ी लोगों ने डोनेट किया था भाई, थैंक यू सो मच सबको, ठीक है। आपने जो दान किया है वो हम अपने कार्य में ज़रूर लगाएंगे। भले ही किसी ने 1 या किसी ने 10 या किसी ने 1000 ऐसे दान किया होगा, बट मैं यही कहूँगा कि आपका 1 रुपये, आपका 10 रुपये भी ना बहुत एक इफेक्ट लेकर आएगा, बड़ा इफेक्ट लाता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं किसी और पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।